Please check the voice first. Okay. Yes, good evening to all of you. स्वागत है आप सभी का अगेन मेरी जो वीकली करंट अफेयर की क्लास में। स्वागत है भाई। कैसे आप सभी? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट टू द टेक्निकल टीम कि भाई जो भी बेसिकली आपके बच्चों के कमेंट्स हैं वो आप लगा दें एंड देन क्लास शुरू की जाएगी। तो तब तक कमेंट्स लगते हैं, तब तक हम देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमें बेसिकली क्या क्या पढ़ना है। आज की क्लास में मोटा मोटी हमें 4 आर्टिकल पढ़ने हैं, ठीक है। 4 आर्टिकल पढ़ने, तो स्पेशली जैसे लाइक वेटलैंड वाला आर्टिकल पढ़ना है, क्योंकि हाल फिलहाल में 3 वेटलैंड ऐसी हैं या 3 आर्द्रभूमि है ना, हिंदी में कहते हैं इसको आर्द्रभूमि। डोंट वरी, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। खैर 3 आर्द्रभूमि ऐसी हैं जिनको हाल ही में रामसर कन्वेंशन के थ्रू ऐड किया गया है। तो आप जो काउंट है वेटलैंड्स का इन इंडिया और रामसर साइट्स का, दैट इज 85, ठीक है। तो 85 टोटल हो चुकी हैं। बात करेंगे, पीआईबी की न्यूज है। ऑयल सीड एंड एडिबल ऑयल की बात करेंगे। गवर्नमेंट की यहां पर एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन को लेकर एक स्कीम चलाई गई है, और उस स्कीम की अगर मैं बात करूं, वहां पर स्कीम की बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, साथ में बात करेंगे कि ऐसे क्या रीजंस हैं कि अभी भी हम 60% ऑफ द ऑयल, एडिबल ऑयल जो है अभी भी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज से, फ्रॉम अदर जो है अदर कंट्रीज, और एज वेल एज हम कह सकते हैं हिंदी में दूसरे देशों से मंगाते हैं। क्या इसके पीछे कारण है? सारी चीजें 1 to 1 चीज, जितने भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, हर संभावनाओं पर बात करेंगे, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, चाहे आपका यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, सब फैक्ट्स एंड फिगर सब आपके सामने रखूंगा मैं। देन हम बात करेंगे आर्टिकल 163 की, जो कि रिलेटेड है आपका गवर्नर से, ठीक है, जो कि संबंधित है आपका राज्यपाल से। आर्टिकल 163 क्यों न्यूज में है? कर्नाटक का गवर्नर और मुख्यमंत्री का जो विवाद है वो अगर आपको पता लगा होगा तो ऑफ कोर्स इसके बारे में आपको पता होगा। तो एक बेसिकली एक मुद्दा जो स्कैम है या भूमि से संबंधित एक स्कैम है, उससे रिलेटेड मुख्यमंत्री के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं राज्यपाल ने। उस पर विवाद खड़ा हो गया कर्नाटका में, बात करेंगे उसकी, ठीक है। एंड थर्ड हम बात करेंगे हम्पी की, ठीक है। हम्पी की बात क्यों अगेन हम्पी न्यूज में क्यों है? अगेन इस वजह से न्यूज में है क्योंकि अगेन वहां पर कर्नाटका में आप देखोगे तो बहुत सारी बारिश हुई है, तो वहां पर जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, स्मारक जिनको हम बोलते हैं, तो वहां पर भारी वर्षा के कारण उनको कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। दैट्स वाई वो काफी न्यूज में था। एक चीज की हम बात करेंगे क्योंकि हम्पी इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी एग्जाम। क्यों? क्योंकि यहां से आर्ट एंड कल्चर का जो क्वेश्चन है, लाइक हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, वो आराम से बन सकता है, ठीक है। और मल्टीपल टाइम यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है विजयनगर एम्पायर पर। उसमें से एक क्वेश्चन मैं आज आपको दिखाने भी वाला हूं कि यूपीएससी किस टाइप का सवाल पूछी है इन 2018, ठीक है। तो ये जो 4 आर्टिकल्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगेन देखिए, अगेन देखो, ये जो 4 आर्टिकल ये तो हमें डिस्कस करने ही है। कल फिर जो है अध्ययन बैच की जो क्लास है वो मेरी क्लास है वहां पर, और अध्ययन बैच की जो क्लास है वहां पर मैं अगेन कल डिस्कस करूंगा आंसर राइटिंग ओनली। हम केवल और केवल आंसर राइटिंग के बारे में बात करेंगे। आस्क योर डाउट, वो सेशन उस क्लास में होगा। नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी, और एक बच्चे का डाउट मैं वहां पर लूंगा। तो हर संभावनाओं पर कल मैं उस क्लास में बात करूंगा अध्ययन बैच में। तो जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, जो भी बच्चे मेरे अध्ययन बैच वाले बच्चे हैं, वहां पर एक बार आए और कल फिर हम ये चीजें फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। फिर से शुरू मतलब देखो लॉन्ग टाइम हो गया हमें क्लास लेते लेते, तो हमें ये भी कुछ संभावनाएं रखनी चाहिए कि भाई आपसे लगातार बीच में डाउट भी पूछ लिए जाए। बस ये ना हो कि हम पढ़ाए जा रहे हैं। आई नो कि यहां पर बहुत सारे बैचेस में क्लास है, दैट्स वाई अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों के मैं कमेंट भी नहीं ले पाता हूं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। बट डोंट वरी, ये जो चीजें हैं वो मैं इतनी लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आपको इससे समझने से संबंधित कोई भी समस्या मैं आने नहीं दूंगा। एंड जब भी मैं ऑफलाइन में आऊंगा तो यू कैन आस्क योर डाउट ऑन 1 to 1 बेसिस, ठीक है। सो डोंट वरी। सो टेक्निकल टीम प्लीज कुछ कमेंट्स लगा दीजिए। एंड ड्यू टू सॉरी गाइज, एक्चुअली ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं। आई डोंट नो व्हाई।
कुछ ऐसा इशू हुआ है, लेट्स सी, एक बार आप चेक करें कि क्या इशू है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे अपने डाउट्स पूछ रहे होंगे। चलिए, तो इतने हम टॉपिक समझते हैं, एट द एंड में आपसे बात कर लूंगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज रामसर साइट या वेटलैंड से संबंधित बात हम करेंगे। इसमें अगर आप देखोगे तो अभी देखो हाल में 3 ऐसी साइट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 ऐसी साइट हैं। लाइक फर्स्ट इज इन दो आपकी तमिलनाडु में है, 2 तमिलनाडु में, एक मध्य प्रदेश में है, और थर्ड जो है आपकी कहां है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये 3 ऐसी साइट हैं। अब जैसे जो बच्चा यूपीपीसीएस का पेपर देगा, यूपीपीएससी का पेपर देगा, जो बच्चा बीपीएससी का पेपर देगा, देखो जितने भी बच्चे मैं आपको बता देता हूं, ये यूपीएससी तो है ही ऑफ कोर्स इन द पाइपलाइन। तो या आप देखोगे तो यहां से उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही फिलहाल में टोटल कितनी जो है रामसर साइट को ऐड किया गया, उनके नाम क्या हैं, ये नाम याद रख लो। ठीक है, नंजारायन बर्ड सेंचुरी जो है, ठीक है, तो ये तवा रिजर्वायर जो है ये है। एंड टोटल रामसर साइट भारत में कितनी हो गई है, 85 हो गई है। और ये आपकी न्यूज है, पीआईबी की न्यूज है, और ये पिछले वीक जो है ऐसा हुआ है। लेट्स सी, अब इसके बारे में एक चीज को देखते हैं, क्योंकि यूपीएससी हैज आस्क्ड मल्टीपल टाइम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रामसर साइट। मतलब यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन रामसर साइट पे पूछा है, एज वेल एज इन मेंस एज वेल एज इन प्रीलिम्स। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे बेसिक सवाल जो आपके मन में आना चाहिए और स्वाभाविक है कि यार सर देखो, अगर हम मेंस के बारे में लिखें, अगर हम मेंस का कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो हमारे पास इतना इनफ कंटेंट होना चाहिए कि सर हमें अगर मेंस पे लिखना हो तो हमें इतना कंटेंट मिल जाए कि हम आसानी से उस सवाल को कर ले जाएं। तो बड़ा आसान ये है कि भाई कोई भी जो टॉपिक है उसको टुकड़ों में तोड़ो, और इतने टुकड़ों में तोड़ो और इतनी संभावनाओं पे उसको तोड़ो कि आपको यह समझ में आ जाए कि यार मैं इसको आसानी से कर ले जाऊंगा, मैंने इसके एक्चुअली सारे एंगल्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक सवाल ये क्या है कि भाई आपका ओवरऑल जो वेटलैंड है, आर्द्रभूमि है, वो क्या है। तो भैया दलदल है, पीटलैंड या पानी के क्षेत्र, प्राकृतिक और कृत्रिम मतलब मैनमेड, स्थायी और अस्थायी पानी, ताजा, खारा या नमकीन, जिसे समुद्री पानी के क्षेत्र भी शामिल है, जिनकी गहराई कम ज्वार पर, मतलब लो टाइड होता है, हाई टाइड होता है, तो लो टाइड पर 6 मीटर से अधिक की नहीं होती है, वो क्या है, आपकी आर्द्रभूमियां हैं। ठीक है, या फिर मतलब ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं आपको, या फिर सभी जलमग्न या जल संतृप्त भूमि, ठीक है, जो मतलब चारों ओर से मतलब जल से ढकी हुई है, या वहां बहुत सारा जल है। ठीक है, प्राकृतिक या मानव निर्मित, अंतरदेशीय या तटीय, मतलब अंतरदेशीय का मतलब यह है कि अंदर, जैसे ये है ना, लाइक इंडिया का ये है तो ये अंतरदेशीय है ना, और तटीय का मतलब यहां पर। ठीक, जैसे चिलिका लेक क्या है, तटीय है। ठीक, स्थायी, अस्थायी, स्थैतिक या गतिशील, वनस्पति युक्त और गैर वनस्पति युक्त, जिसमें आवश्यक रूप से भूमि जल इंटरफेस होता है, वो क्या है, आपकी आर्द्रभूमियां हैं। वो क्या है, आपकी आर्द्रभूमियां हैं। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं कुछ लोगों के कमेंट्स देख पा रहा हूं, दैट इज गुड। चलिए, कुछ टेक्निकल इश्यू था वो रिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तो अगेन देखो, ये जो एक ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो लेक के बारे में यूपीएससी ने सवाल पूछा 2023 में। ऑक्सबो लेक को हम कहेंगे गोखुर झील, क्या बोलते हैं इसको, गोखुर झील। और बिहार में सबसे बड़ी जो गोखुर झील है, बिहार में सबसे बड़ी कवरताल जो लेक है, वो सबसे बड़ी गोखुर लेक है पूरे एशिया की, बिहार की छोड़ो पूरे एशिया की। एस्चुरी वही है, एस्चुरी भैया, डेल्टा एस्चुरी मेरी जो लाइव क्लास होती है 6 बजे KGS-IS हिंदी के चैनल पर, अगेन तो मैं वहां पर बताता भी हूं कि भाई एस्चुरी में क्या डिफरेंस है। तो अगेन देखो, एस्चुरी की अगर हम बात करें तो एक ऐसा पानी आप देखोगे जो ना तो पूरी तरीके से समुद्र का खारा पानी है, ना पूरी तरीके से नदी का मीठा पानी है, मतलब इन बिटवीन वो रहता है, तो हम उसको जो है एस्चुरी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या है, आप यहां पर देखेंगे, ये अगेन यहां पर लेक्स वगैरह ये सब यहां पर बनी हुई है, आप इसके माध्यम से चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यार जो आर्द्रभूमि है उसका फायदा क्या है, लाभ क्या है। एक एक लाभ मैं बताऊंगा, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है,
ठीक है, बहुत आसान है समझना। सबसे पहला लाभ ये, एक्चुअली मैंने रामसर साइट से ही वो स्क्रीनशॉट उठाया है, ठीक है। सर आपका अध्ययन बैच फ्री है? नहीं, पेड बैच है और उसमें 365 रुपए का बैच है, तो वो कोई ज्यादा महंगा है नहीं, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे तो वेटलैंड एज अ सोर्स ऑफ वाटर, वेटलैंड क्या, पानी का स्रोत है, ठीक है। ये मीठे पानी का भी स्रोत हो सकती है। दूसरा, वेटलैंड क्या करती है, वाटर को बेसिकली क्या करती है, ग्राउंड वाटर जो आपका भौम जल होता है ना, भौम जल, उसको रिचार्ज करते हैं, उसको रिचार्ज करते हैं। बताऊंगा रामसर साइट अक्षंत अनंत, बेटा रामसर साइट बताऊंगा जब रामसर कन्वेंशन पर आऊंगा, ईरान में 2 फरवरी 1971 में जब वो होती है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। एटलीस्ट यू हैव टू वेट सम टाइम और आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में ये सारी चीजें नहीं बता सकता ना, इतना बड़ा टॉपिक है, एक एक करके समझाऊंगा, है ना। सो अनंत जी आपका जवाब, यही जो आपकी वेटलैंड है, यही जो आपकी आर्द्रभूमियां हैं, ये क्या करती हैं कि फ्लड वगैरह को आने से बचाती हैं, क्योंकि इनकी एक धारण क्षमता होती है। इनकी क्या होती है, एक धारण क्षमता होती है, पानी को धारण करती हैं ये अपने लिए, तो फ्लड इससे कम होता है। और क्या होता है, वेटलैंड से बहुत सारे प्रोडक्ट भी होते हैं कि भाई वेटलैंड के आसपास आपने भाई फसल मान लो उगा ली, या फिर आपने मछली उत्पादन कर लिया, तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। वेटलैंड एज अ वाटर प्योरीफायर, वाटर को पानी शुद्ध, ठीक है। अगेन वही टूरिज्म का कारण भी बनता है, चिलिका लेक और ये सब टूरिज्म का कारण है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। एजुकेशन और रिसर्च भी है कि जैसे जैसे कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं लेक्स में। आप रामसर साइट में एक पढ़ोगे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, उसके बारे में मैं बताऊंगा। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वो इसी विषय का हिस्सा है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज याद रखना, जो ये पॉइंट है ना CO2 यहां पर है, तो वेटलैंड जो आर्द्रभूमियां हैं वो CO2 को क्या करती हैं, सोखती हैं। तो अगेन क्लाइमेट चेंज ज्यादा सोखती हैं, तो क्लाइमेट चेंज में क्या करती हैं, अगेन योगदान करती हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज को कम करने में योगदान करती हैं। तो मतलब आपके पास 9 पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स हैं, आपको 5 याद रखने, बस उससे ज्यादा याद ही नहीं रखने, ठीक है। वेटलैंड पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। चिल्का लेक में आते हैं कि नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है, यहां पर जीव जंतु मिलते हैं, बहुत सारे जीव जंतु यहां पर मिलते हैं, बहुत सारे लाइक फूल हैं, पौधे हैं, बहुत सारे आपके पक्षी हैं, किसके प्रकार हैं जो IUCN में भी शामिल हैं। तो हम कह सकते हैं फ्लोरा एंड फौना, जीव जंतु और वनस्पति यहां पर मिलती है देखने को, ठीक है। स्टार बॉय, अरे सर ये टॉपिक कौन सा है? तो अरे सर भैया कंधे पे हाथ डाल दो, मित्र है हम तुम्हारे। अरे सर ये कौन सा टॉपिक है? ये टॉपिक है वेटलैंड, ये टॉपिक है आर्द्रभूमि, जो कि इन्वायरमेंट में साफ साफ आपके सिलेबस में है। यहां से यूपीएससी ने कई बार सवाल पूछा है, मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी, इसलिए मैं एक चीज को कवर करा रहा हूं, ठीक है। तो बेटा थोड़ा धैर्य रखो, स्टार्टिंग से चीजों को देखो तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। सर अध्ययन बैच कैसे परचेज करें? बेटा आप जाओ सीधा KGS IAS के ऐप पर, वहां पर यूपीएससी वर्टिकल सिलेक्ट करो, मेरा करंट अफेयर का बैच है, 365 रुपए 1.5 साल के लिए करंट अफेयर, वो सीधा परचेज कर लो, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। अब ये जो वेटलैंड है, जो आर्द्रभूमियां हैं, उनमें क्या क्या समस्या है, चलिए उसकी भी बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा टॉपिक है ये? यस दे दीजिए। देखो जो लेट हैं, जो अपने समय से लेट हैं और रात को 9 बजे भी लेट हैं, रात को 9 बजे भी लेट हैं, तो बेटा आप अगर 9 बजे भी आप लेट हैं तो मुझसे आपको कोई अधिकार नहीं बनता मुझसे पूछने का कि सर कौन सा टॉपिक चल रहा है। आप टॉपिक ये सारी चीजें है ना, तो ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो अगेन ठीक, चलो क्या समस्याएं हैं, क्यों भारत में जो आर्द्रभूमियां हैं वो एकदम खत्म होती जा रही हैं, ठीक है। क्यों आर्द्रभूमियां भारत में खत्म होती जा रही हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर आप देखोगे तो सबसे पहला कारण है शहरीकरण। तो शहरीकरण जिस तरीके से भारत में शहरीकरण बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, भारत की जो जनसंख्या वो लगातार बढ़ रही है, ऐसे में भारत में अवसंरचना की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा जरूरत है। उस अवसंरचना के लिए हम प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से बनाई गई आर्द्रभूमियों का विनाश करते जा रहे हैं।
क्योंकि हमें वहां पर रहना है। ऐसा मैं एग्जांपल आपको देता हूं। दिल्ली में जो आज रामलीला मैदान है, वहां पहले वेटलैंड हुआ करती थी, वहां पहले आर्द्रभूमि हुआ करती थी, आज वो पूरी तरीके से एक समतल मैदान है आपका, ठीक है। एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो कृषि का भी विस्तार हो रहा है। जहां पर पहले आपको तालाब वगैरह सब दिखते होंगे, आज वहां मिट्टी विट्टी ढक के सब कुछ बराबर करके लोग सीधे अपना क्या कर रहे हैं, कृषि का विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फूड की जो जरूरतें हैं वो बढ़ रही हैं, किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं इनको हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। पॉन्ड्स वगैरह, कुएं वगैरह भी इतने कहां होते हैं गांवों में, जबकि पहले तो गांवों में कुएं वगैरह बहुत होते थे, है ना। अब आजकल कुएं कहां है, सबके घर एकदम बटन दबाओ मोटर से पानी ऊपर चला जाता है। पहले गांव में नल से पानी भर के लाते थे, कुएं होते थे, वहां पर मीठे पानी के कुएं होते थे। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, इवन जो मेरे गांव में कुआं है वो तक सूख चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रदूषण। प्रदूषण भी कैसा, यूट्रोफिकेशन। देखो आपके जो सर है ना इन्वायरमेंट वाले, उन्होंने एक टॉपिक आपको समझाया होगा, दैट इज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा पोषक तत्व किसी पॉन्ड में, या पॉन्ड का मतलब किसी तालाब में या किसी आर्द्रभूमि में पहुंच जाते हैं, जो वहां के उसके अंतर्गत जो जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, वो क्या करते हैं, उसकी वजह से मर जाते हैं, क्योंकि उनकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। फिर जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है भाई, कहीं पर सूखा है, कहीं पर बाढ़ आ जा रही है, कहीं पर जून से लेकर और ये अगस्त का जो महीना चल रहा है, आपने इतना ट्रांजिशन लाइफ में कभी नहीं देखा होगा मौसम में जितना अभी हो रहा है। यस और नो, इतना ज्यादा ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। तो लवनीकरण भी हो रहा है। लवनीकरण का मतलब वो नहीं कि लव हो रहा है, प्रेम हो रहा है। लवनीकरण का मतलब यह है कि धीरे धीरे आप देखोगे ग्राउंड वाटर इतना मीठा नहीं है जितना पहले हुआ करता था। पानी इतना स्वादिष्ट होता था पहले नलके का भी, अब ये क्या है कि अब थोड़ा लवण जो है, बेसिकली आप देखोगे तो आरओ सब घर में लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि आर्द्रभूमि किस में आ गई है, समस्याओं में आ गई है, ठीक। चलिए सेकंड आगे। तो अब इन आर्द्रभूमियों के देखो, अब क्या नाम है बेटा, अनंत अंबानी नाम था शायद उनका, जो मुझसे खैर अनंत अंबानी का ही कोचिंग लेंगे। तो जो भी था उन्होंने पूछा था कि सर आप सीधा ही रामसर साइट क्यों नहीं बताते हो। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चे, मेरे गधे बच्चे, तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि अब आपने पूरा एक कॉन्सेप्ट अगर इस तरीके का है मान लो, तो उसमें सबसे पहले समझा आर्द्रभूमि। अब आर्द्रभूमि में समस्या क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सारी चीजें सीख ली। अब उसके संरक्षण के उपाय पर चलेंगे हम, या पहले ही संरक्षण पे चले जाओगे। तो धीरे धीरे हम बात करते हैं कि भाई अब ये हमने क्या किया है अपनी आर्द्रभूमियों को बचाने के लिए, ठीक है। अब हमने अपनी आर्द्रभूमियों को बचाने के लिए क्या किया है, ठीक है। तो बेटा जो भी मुझसे सवाल पूछ रहा है, प्लीज हैव सम पेशेंस। मैं कोई डाउट छोड़ूंगा ही नहीं, इतना होलिस्टिकली एक चीज को मैं डेवलप करके पढ़ाता हूं कि आपके डाउट रहेंगे ही नहीं, ठीक है। तो वो चीजें मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। अब क्या होगा कि भैया इनके संरक्षण के लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मामले किए गए, कुछ काम किए गए, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर काम किए गए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आजकल आप जो है रामसर की बात करते हैं, तो रामसर कन्वेंशन जो है बेसिकली ईरान में एक जगह है रामसर, वहां पर 2 फरवरी, इसलिए आप वेटलैंड डे देखेंगे ना तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1971 में कन्वेंशन साइन की जाती है देशों के द्वारा, जहां पर जिसको बोला जाता है रामसर कन्वेंशन। और इसमें अगेन यहां पर सबसे स्टार्टिंग में आपको 2 रामसर कन्वेंशन या कोई आर्द्रभूमियों को यहां पर रखना होता था, तो वो उन्होंने प्लेस करी यहां पर, ठीक है। इसी रामसर कन्वेंशन में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की भी बात की गई थी, उसकी मैं खैर आपको आगे चीजें बताऊंगा। तो ये कुछ रामसर कन्वेंशन का जस्ट एक इमेज डाला हुआ है मैंने आप लोगों के लिए। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या होता है, कन्वेंशन आर्द्रभूमि के बुद्धिमान उपयोग का मतलब यहां सतत उपयोग और सतत विकास या सतत उपयोग से है कि भाई उसका यूज जो है लाभ एकदम सबको मिले, उसको इसका विनाश ना हो, ये सारी चीजें, ठीक है। बुद्धिमान उपयोग को सतत विकास के संदर्भ में
आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक चरित्र के रखरखाव के रूप में परिभाषित करता है। तो भैया क्या है कन्वेंशन, आर्द्र भूमियों को किस आधार पर परिभाषित करता है, ये हुआ, और ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को। याद रखना टॉपिक हमेशा उसको समझ में आता है जो टीचर के रिदम से रिदम मिलाता है, ठीक है, जो टीचर के रिदम से रिदम मिलाता है। आपको गाना सुनना अच्छा क्यों लगता है? आप गाना सुन के हनी सिंह का यो करके, यो हनी सिंह का गाना सुन के और एकदम उसमें ठुमकते रहते हैं, जो डांस करते रहते हैं, या फिर सुबह सुबह जब आप उठते हैं, ठीक है, जिले देखो आकाश चौधरी कह रहे हैं करंट अफेयर बताओ प्लीज, मतलब यहां क्या मुजरा चल रहा है, मुजरा है ये, ठीक है, इसलिए मैं डाउट नहीं लेता हूं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो लाइक हनी सिंह का कोई गाना सुन रहे तो मजा आता है। सुबह सुबह जब आप उठे, सुबह सुबह जैसे ही आप उठे तो उठकर आपने भाई सुबह सुबह लगाया कि शिव तांडव स्तोत्रम सुनना है, तो जटाटवी विलज्ज जल प्रवाह पावी वस्तले वले लंबे लंबितम। अब उसमें क्या हुआ, रिदम आया तो मजा आया। कोई टॉपिक समझना है तो टीचर के रिदम से रिदम मिलाओ, टीचर के रिदम से रिदम मिलाओ, ठीक है, टीचर के रिदम से रिदम मिलाओ और उस बात को सुनो। मोर देन बोर्ड वर्क से ज्यादा आप ये चीज सुनो कि टीचर क्या कह रहा है, देन यू विल रियलाइज कि आपको समझ में आ रहा है। पढ़ने के भी तरीके होते हैं, ठीक है, लेकिन गधे तो गधे ही होते हैं, उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप देखोगे तो इस प्रकार जो बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग को लोगों और प्रकृति के लाभ के लिए आर्द्र भूमि और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के रूप में देखा जा सकता है। क्यों मैंने ये अलग से लिखा, क्योंकि यूपीएससी ने इसमें पूछ लिया था एक बार कि बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग क्या है आर्द्र भूमि में, से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्या अल्पना गौतम, बेटा मैं बहुत मतलब शिव मतलब जैसे आप हर जैसे कोई कृष्ण को मानता है तो मैं बेटा जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रोम रोम में शिव समाये हैं और मुझे मतलब बहुत ज्यादा उनके प्रति मेरा प्रेम है ना। तो ये सब याद है, मुझे बहुत कुछ याद है, बहुत कुछ, कभी सुनाएंगे, समय लगेगा तो, ठीक है। चलिए खैर वापस आप आ जाइए। तो भारत ने क्या करा, ऐसे ही वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा देना शुरू किया। क्यों किया? ताकि जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं और उन आर्द्र भूमियों के बिहाफ पर उनके लाभ को देखते हुए यहां पर आपने देखा था ना, इन सब को लाभों को देखते हुए आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए रामसर साइट में एक आर्द्र भूमि को जोड़ा गया, ठीक है, एक आर्द्र भूमि को जोड़ा गया। एंड टोटल वर्तमान में जो हाल ही में 3 आर्द्र भूमियां शामिल की गई हैं, उनमें से अब उनको मिला के टोटल 85 आर्द्र भूमियां भारत में हो गई हैं। एक छोटा सा सवाल जिसका जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए, सबसे ज्यादा वेटलैंड, सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि या सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि, सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है, ठीक है। मैं सैव अनुयायी नहीं हूं, ऐसा नहीं है, हिमांशु पांडे, मैं हनुमान पांडे कह देता अभी आपको गलती से, लेकिन बेटा मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, सैव संप्रदाय से नहीं कहेंगे आप, मुझे मतलब बहुत भक्ति है और बहुत प्रेम है उनसे, इसलिए, ठीक है। अब आप कुछ भी आंसर देते रहिए उसका, इट्स ओके। ये एक सवाल है आपका, लिख लीजिए, गूगल कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और सबसे कम किस में है, सबसे, देखो इसमें अब क्या करना है, घर पे एक काम करना, लिख लो। सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है, सबसे कम कहां पर है, सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, सबसे छोटी, क्योंकि फैक्ट यही काम आएंगे, सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है, ये लिख लीजिए। एक होता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन सी दो रामसर साइट है, केवल 2 ही है भारत में जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है, वो कौन सी हैं, ठीक है। चलो, फिर भारत में भी राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्र भूमि के लिए अलग से कानून लेके आए भारत सरकार, और यह कानून था आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017। और इसमें यह बताया गया कि ये सारी चीजें
ये लाइक धान की कोई खेती है, नदी का कोई चैनल है, मानव निर्मित कोई जल निकाय है, पानी पीने के लिए जो बनाया है, कोई एक्वाकल्चर है, कोई नमक उत्पादन क्षेत्र है, मनोरंजन के लिए कोई झील बनाई गई है, सिंचाई प्रयोजन किसी चीज के लिए हो रहा है, तो वो आर्द्र भूमि की श्रेणियों में नहीं आती, आर्द्र भूमि की श्रेणियों में नहीं आती। ठीक है, रामसर साइट में वो शामिल नहीं हो सकती। तो इसलिए ये सारी चीजें मैंने यहां पर नोट डाउन करवा दी हैं आपको, ताकि आपको पता रहे, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बनेगा भाई, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बनेगा कि भाई इनमें से किन क्राइटेरियाज में आपकी आर्द्र भूमियां आती हैं, या फिर रामसर साइट में क्या क्या शामिल नहीं हो सकता है। तो भाई ये अधिक जो नियम है, नियम में दिया हुआ है कि ये चीजें, लाइक धान के खेत को हम आर्द्र भूमि डिक्लेयर नहीं कर सकते, धान के खेत को रामसर साइट नहीं बता सकते। और मैं आपको गारंटी देता हूं इन फ्यूचर बहुत जल्दी आपसे सवाल पूछा जाएगा, देख लेना। ठीक है, चलो फिर उसके बाद होता है राष्ट्रीय आर्द्र भूमि समिति बनाई जाती है। और इस समिति का काम क्या है, तो सबसे पहले ये बताते हैं कि समिति की अध्यक्षता कौन करता है। तो भैया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज जो है, इसके जो सचिव हैं, यानी कि जो सेक्रेटरी हैं, एक आईएएस लेवल के जो अधिकारी होते हैं, वो इसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो अगेन यहां पर जो आपका एनडब्ल्यूसी जो है, ठीक है, एनडब्ल्यूसी की भूमिका महज यहां पर क्या है, सलाहकारी है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें शामिल क्या क्या है, इसके आर्द्र भूमि समिति में निषिद्ध गतिविधियों को हटाने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों पर केंद्र सरकार को सलाह देना है। बुद्धिमान जो उपयोग हम कर रहे हैं किसी भी रामसर साइट का, किसी भी आर्द्र भूमि का, के आधार पर आर्द्र भूमि के एकीकृत प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश देने हैं। बड़ी बड़ी बातें, ठीक है, जो भी है। फिर उसके बाद नए नियमों के तहत प्रतिबंधित गतिविधियां, तो कुछ नए नियम आए और उसमें क्या क्या गतिविधियां प्रतिबंधित की गई वो मैं बताता हूं। किसी भी प्रकार के अतिक्रमण सहित गैर आर्द्र भूमि उपयोग के लिए आर्द्र भूमि का रूपांतरण नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ एक बिल्डिंग बनेगी तो इस आर्द्र भूमि को ढक दो और बिल्डिंग बना दो, नॉट पॉसिबल नए नियम के अकॉर्डिंग। किसी भी उद्योग की स्थापना एवं विद्यमान उद्योग का विस्तार, ऐसा नहीं है किसी उद्योग के बगल में कोई रामसर साइट है या आर्द्र भूमि है उसको ढक दो और फैला दो भैया अपनी इंडस्ट्री, ऐसा नहीं होगा। ठोस अपशिष्ट डंपिंग, मतलब इस आर्द्र भूमि के आसपास कोई भी कचरा जमा नहीं करेंगे आप, कोई भी कचरा जमा नहीं करेंगे आज, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर एक मिशन भी चलाया गया, दैट इज मिशन सहभागिता। मतलब आप देख रहे हो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए क्या क्या किया गया है। मिशन सहभागिता चलाया गया जो कि अगेन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चलाया, जो है पर्यावरण मंत्रालय ने 2022 में। तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के 75 आर्द्र भूमियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना है। उनको जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उनको बनाए रखना है, ठीक है। अब क्या होता है, अब एक चीज और मैं बता देता हूं जो मैंने आपको मेंशन नहीं की, दैट इज मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है ना, मिस्टर मत समझ लेना इसको, यह है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ठीक। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में उन आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाता है जो कि असतत, मतलब अनसस्टेनेबल, असतत उपयोग के कारण उनका अस्तित्व खतरे में है, तो भारत में ऐसी दो रामसर साइट हैं, जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। कौन कौन सी हैं भैया, कौन कौन सी हैं बताइए, कौन कौन सी हैं? चलिए कौन कौन सी ऐसी दो, लोकटक लेक कहीं आया है, वेरी गुड, ये शुक्ला जी हैं कोई, वेरी गुड, लोकटक लेक आया है, बहुत बढ़िया। केवला देव, अच्छा, और सर सीसेट का क्लास कब होगा?
जब मेरी उम्र 50 साल हो जाएगी, उस जब होगा। मतलब तुम देखे, आई एम द राइट पर्सन। जितेंद्र जो भी हैं, जिनसे जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आई एम द राइट पर्सन, जो मुझे पता होगा। मुझे मेरी क्लास का पता चलता है कि भाई ये जब आप सर आपकी क्लास है, वो शेड्यूल मेरे को आता है कि सर आपकी क्लास है, आज आपको ये वाली क्लास लेनी है। सर सीसेट कब शुरू होगा? मतलब नॉनसेंस थिंग। ठीक है, एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में एक ऐसी लेख बताओ जो पहले शामिल थी फिर निकाल दिया गया था उसको। एक ऐसी आर्द्रभूमि बताओ, रामसर साइट बताओ, जिसको पहले शामिल किया गया था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, फिर निकाल दिया गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। चिल्का लेक, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब आई एम हैप्पी विद यू गाइस, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, बाकी मूर्ख तो मूर्ख हैं, उनसे हम क्या कहें। चलिए सेकंड आर्टिकल की हम बात करते हैं, जो कि न्यूज में था। और इस आर्टिकल का सबसे पहले संदर्भ समझते हैं कि इस आर्टिकल को हम पढ़ना क्यों चाहते हैं। क्योंकि जब मैंने क्लास शुरू की थी तो मैंने पहली बार आपको बता दिया था, पहली बार आपको मैंने ये बताया था, चिल्का लेक उड़ीसा में है। ठीक है, लोकटक आपकी बताइए लोकटक कहां पर है, और केवलादेव राजस्थान में है। लोकटक बताइए कहां पर है। काफी फेमस लेक है लोकटक लेक। लोकटक लेक काफी फेमस लेक है। चिल्का उड़ीसा में है, केवलादेव राजस्थान में। ऐसे ही लोकटक लेक कहां पर है बताइए फटाफट। यस, कहां पर है? वेरी गुड, बताए बताए बताए। मेघालय में है, मणिपुर में है, मेघालय में नहीं है। कोई राजस्थान का बंदा माधोपुर ना कह दे। चलो, तो भाई जो पाम ऑयल है ना, पाम ऑयल है ना, एक काम करना, पाम ऑयल को ऐसे समझाऊंगा मैं। आपके घर में जो सरसों का तेल है ना, सरसों का तेल है कि नहीं? भाई सब्जी वगैरह तो सभी बनाते हो ना अपने रूम पे रह के या घर पे रह के। तो अब क्या करना कि एक बोतल लेना छोटी सी, उसमें सरसों का तेल भर देना, और उसका आधी खाली हो जाए या आधी ही भरना, और उसको छोड़ देना 20-25 दिन के लिए। आप देखोगे वो तेल इस तरीके का दिखाई देगा, वो तेल इस तरीके का दिखाई देगा। यस और नो? यस और नो? यस और नो? एक्चुअली वो पाम ऑयल होता है उसमें, यानी कि वो एडिबल ऑयल होता है उसमें, और यही समस्या का कारण भी है, अच्छा भी है। ठीक है, यस सर, रिफाइंड बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें ज्यादातर जो मिलावट है वो पाम ऑयल, एडिबल ऑयल की है, जिसको हम क्या करते हैं, आयात करते हैं, जिसको हम सबसे ज्यादा आयात कर रहे हैं आजकल, और ये हमारी समस्या का कारण है। 60% जो है आयात हो रहा है। दुनिया में तिलहन फसलों के 5वें सबसे बड़े उत्पादक देश होने के बावजूद भी भारत जो है वनस्पति तेलों का सबसे बड़ा आयातक भी है। ठीक है, और यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था कि इन सबसे ज्यादा क्या हम आयात करते हैं ऑयल में। ठीक है, तो हमने वहां पर आंसर जो दिया है 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पाम ऑयल कुछ इस तरीके का है, इनसे ये बनता है। बेसिकली तेल, जो तेल ताड़ के पेड़ों से, फल से जो प्राप्त होता है उससे ये बनता है, जिसका वैज्ञानिक नाम ये है। ठीक है, गुइनेसिस जो है इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ठीक है, चलो अब यहां पर आप देखोगे तो तेल ताड़ के पेड़ अफ्रीका के मूल निवासी हैं। मूल निवासी का मतलब कि वहां ये जो पेड़ है, यहां बेसिकली ज्यादातर वहां मिलते हैं, देन ये वहां से बाइफरकेट हुए, मतलब बेसिकली डिसबर्स हुए। ठीक है, यानी कि दूसरे स्थानों पर गए। ठीक है, लेकिन अब इंडोनेशिया, मलेशिया वैश्विक आपूर्ति यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जो जरूरत होती है ना एडिबल ऑयल की, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसका 85% हिस्सा क्या करते हैं, ये देते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया। इसलिए इंडोनेशिया सबसे बड़ा उत्पादक भी है। ठीक है, केवल ये क्षेत्र, ये जो पेड़ है जिसकी रिक्वायरमेंट पाम ऑयल जिससे हमें मिलता है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। होते हैं ना
बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, उष्ण कटिबंधीय होता है, उप उष्ण कटिबंधीय होता है, शीत कटिबंधीय होता है, तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ठीक है, पूछना अंजलि, है ना, समय लगेगा, जरूर पूछना। चिकनी जलोढ़ मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भारत की अगर हम बात करें, केरल प्रमुख तेल उत्पादक राज्य है जिनका उत्पादन 98% है। मतलब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल तीनों मिलकर लगभग 98% ऑयल की पूर्ति कर देते हैं, स्पेशली पाम ऑयल की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। ऑफ कोर्स ज्योति सिंह, पाम ऑयल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ऑफ कोर्स ये सबसे बड़ी समस्या तो यही है, लेकिन हर जगह यूज होता है। इवन आपकी क्रीम्स में भी यूज होता है। क्रीम आप लगाते हो, नहीं लगाते हो? कोई है जो क्रीम लगाता है? नाइजर नदी को पाम नदी, कोई है जो क्रीम लगाता है? यहां पर कोई है जो क्रीम लगाता है? नहीं, आप इसको, आपका इसको पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी। क्रीम लगाते हैं? नहीं लगाते? ठीक है, अच्छा सर, सब हर जगह यूज होता है, चॉकलेट में, क्रीम्स में, आपका बिस्किट्स में, बहुत सारी जगह यूज होता है। ठीक है, तो ये सब इसके क्या है, गुण है, जो इतना कुछ खास है नहीं इसमें। हाँ, लेकिन कहां कहां यूज होता है? भोजन में। डोनट्स खाया? डोनट्स नहीं खाया? डोनट्स किसी ने? ऑल गर्ल्स सर, कुछ बॉयज? यस, क्रीम, यस, समटाइम आई यूज सर, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, वेरी गुड। एक लड़का लिख रहा है, क्या नाम है इसका? राम पांडे, कह रहा है कि फेयर एंड हैंडसम लगाता हूं मैं तो। वेरी गुड, ग्रेट रिप्लाई, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, आई लाइक दिस। चॉकलेट पिज्जा में यूज होता है, डिओड्रेंट में यूज होता है, शैम्पू में यूज होता है, टूथपेस्ट में यूज होता है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? लिपस्टिक में यूज होता है, जो आप लिपस्टिक लगाते हैं ना, उसमें यूज होता है। जैव ईंधन में यूज होता है, हर जगह इसका उपयोग है, इसलिए इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है, इसलिए इसको इंपोर्ट करता है इंडिया अपनी इस डिमांड को मीट करने के लिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल, भारत का अगर तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल की बात करें तो टोटल 27 मिलियन हेक्टेयर है, जो कृषि क्षेत्र का 14% है। यह पूर्ण क्षेत्रफल के साथ साथ कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल के प्रतिशत के संदर्भ में लगभग स्थिर है, मतलब ज्यादा लगातार बना हुआ है ना, मतलब थोड़ा बहुत बढ़ा है लेकिन ज्यादा नहीं है। 33 मैट्रिक टन जो है उत्पादन हुआ है, और 2019-20 में, तो पिछले कुछ दशक में, यानी कि हम देखें पिछले 10 साल में, ना तो कोई ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, ना इसमें कम हुआ है, इसलिए लगातार हम क्या कर रहे हैं? आयात कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछले दशक में 30 मेट्रिक टन एवरेज की अगर हम बात करें तो ये उत्पादन ये रहा है तिलहन का। ठीक है, आपूर्ति में तो वही है भैया, 60% आज भी हम क्या कर रहे हैं? आयात कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसलिए सरकार ने क्या करा, एक काम कर दिया सरकार ने बढ़िया, कि भाई चलिए एक मिशन चलाते हैं, दैट इज नेशनल एडिबल ऑयल मिशन। ठीक है, ऑयल पाम। ठीक है, ये मिशन चलाया सरकार ने, NMEOOP, ये सरकार ने एक मिशन चलाया। ठीक है, हिंदी में कहेंगे खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन, ऑयल पाम या पाम ऑयल। तो सरकार ने इसके तहत कुछ लक्ष्य रखे हैं, उन लक्ष्यों को बता देता हूं। 2025-26 तक पाम ऑयल के क्षेत्र विस्तार के लिए निर्धारित लक्ष्य नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? अभी जो क्षेत्र है हमारे पास वो 3.5 लाख हेक्टेयर है, इसको 10 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है। कच्चे पाम तेल का उत्पादन 2019-20 के दौरान इतने लाख टन था, अब इसको बढ़ाकर 11.20 लाख टन करना है। बेटा इसको याद कर लो, मतलब इसको याद रख लो। क्यों? क्योंकि कब आपसे प्रीलिम्स में ये सारी चीजें पूछ ले, कब मेंस में आपको इसके लिए कुछ लिखना पड़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, खपत जो है 19 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बनाए रखना है 2025-26 तक। ये टारगेट है, ये टारगेट है, सरकार के टारगेट हैं, है ना। तो इसलिए इसमें क्या क्या क्या
इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमेशा पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत ने एक पैनल की स्थापना करी, भारत सरकार ने, जिसको दलवाई पैनल कहते हैं और कभी कभी इसको दलवाई पैनल भी कहते हैं, दलवाई पैनल भी कहते हैं, ठीक है, जो आपको कहना है। लेकिन इस पैनल ने जो रिकमेंडेशन दी है, इन रिकमेंडेशन को आप यूज कर सकते हो जब आप मेंस में एग्रीकल्चर का क्वेश्चन लिखोगे। क्या क्या बोला इन्होंने? बीजों की उच्च उपज देने वाली किस्मों को अपनाकर, इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का आजकल यूज हो रहा है बहुत ज्यादा, है ना। हालांकि वो बीटी कॉटन के केस के अलावा इतनी आ नहीं रही है मार्केट में, लेकिन मैं कह रहा हूं एक पॉइंट में, सरसों के लिए तो हम लेके आए ना, या सरसों के लिए मैंने एक प्रीलिम्स में सवाल समझाया था मेरी यूट्यूब वाली क्लास में, याद है कि नहीं याद है, कि हमने क्या करा है कि सरसों के फूल पर एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, ये स्वयं परागण करते हैं सरसों के फूल। तो हमने क्या करा है, इसमें जो बेसिकली यूके की जो किस्म है, ब्रिटेन की किस्म है, उसको अपनी किस्म के साथ मिलाया है, एंड देन इसमें कुछ जीन एंटर करें, और जीन याद है कि नहीं याद है, वो वाली क्लास देख लेना मेरी, ठीक है। सहकारी समितियों एफपीओ को प्रोत्साहित करना, सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमूल दूध जो है ना वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही एक सबसे बढ़िया और सबसे सक्सेसफुल एग्जांपल है, ठीक है। खाद्य तेल की प्रति व्यक्ति खपत को कम करना है, क्योंकि भाई अगेन ये हार्ट अटैक के लिए बहुत ज्यादा इशू आजकल कर रहा है हार्ट में, और आयात को कम करना है, इससे क्या होगा, आयात कम होगा, और स्वस्थ तेल की खपत अभियान चलाना है। ये दलवाई पैनल की रिकमेंडेशन है। और क्या कहते हैं दलवाई पैनल? कहता है कि चावल की भूसी, नारियल, कपास के बीज, पाम ऑयल और टीबीओ को बढ़ावा देना है, ठीक है। घरेलू प्रसंस्करण उद्योग की क्षमता उपयोग को बढ़ाना है। खाद्य तेल के रूप में नारियल खपत को बढ़ावा देना है, ठीक है। भाई नारियल तेल अच्छा होता है, पता है आपको, नारियल तेल काफी अच्छा होता है, साउथ में नारियल तेल यूज होता है। जो कोकोनट ऑयल होता है, यानी कि जो नारियल तेल होता है, वो काफी अच्छा होता है। साइंस एंड टेक पढ़ी है किसी ने? यस, साइंस एंड टेक पढ़ी है किसी ने? नहीं पढ़ी है? साइंस एंड टेक पढ़ी है किसी ने? नहीं पढ़ी है? साइंस एंड टेक पढ़ी है किसी ने? नहीं पढ़ी है? तो वहां आपके साइंस एंड टेक वाले सर ने आपको बताया होगा कि एक्चुअली नारियल जो तेल है उसमें दो चीजें होती हैं, एक प्यूफा होता है, एक म्यूफा होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्या क्या होता है? प्यूफा म्यूफा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, साइंस एंड टेक सबने पढ़ी है, वेरी गुड। और सर आपको पढ़ाएंगे साइंस एंड टेक में कि ऑयल कौन सा अच्छा है, कौन सा सही नहीं है। वो डिपेंड करता है कि उसमें प्यूफा और म्यूफा की मात्रा कितनी है, जो हार्ट में अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा बात कीजिए नारियल तेल की, क्योंकि नारियल तेल काफी अच्छा होता है और सब्जी इसी में खानी चाहिए। साउथ में नारियल का तेल ही इस्तेमाल होता है, नॉर्थ में वही तेल सर में लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। सुबह सुबह उठ के सीधा चंपी करा लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और नॉर्थ में जितने मेरे बच्चे हैं जिनके घर में भैंस हैं, गाय हैं, वो सीधा घी में बनाया करें। जो भी बनाना है घी में बनाओ। घर से जब मैं तैयारी करता था, मैं तो घर से एकदम 2-3 किलो की डब्बी लेके आता था घी की भर के, और डेली घी में बनाता था जो भी बनाना होता था। तो मजा आता था खाने में, है ना। ये क्या तेल रिफाइंड खाना, ये सब बेकार है, ये सब बेकार है, ठीक है। सरसों का तेल यूज करते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 163 के बारे में पढ़ते हैं, जो कि मैंने बोला था आपसे ये कि गवर्नर से संबंधित है ना, गवर्नर से संबंधित है। तो हुआ क्या है, एक टसल चल रही है, एक लड़ाई चल रही है आजकल लड़ाई चल रही है किन गवर्नर के बीच भी और मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच। अच्छा एक बात याद रखना, एक चीज बहुत प्यारी मैं आपको बताने जा रहा हूं। कभी भी बहुत अपना एक्सप्लेनेशन लिखना हो ना गवर्नर के बारे में, तो एक चीज ये लिखना कि जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है, अगर वो सेम होती है ना,
वहां पर कभी भी गवर्नर इशू क्रिएट नहीं करता। एक सिंगल एग्जांपल नहीं बता पाओगे आप मुझे कि जहां पर गवर्नर ने वहां इशू क्रिएट किया हो जहां पर सेंटर गवर्नमेंट भी सेम है या जो है स्टेट गवर्नमेंट भी सेम है। लाइक सेंटर में आज बीजेपी है, जिन जिन स्टेट में बीजेपी है वहां कभी भी गवर्नर और सीएम के बीच कभी भी समस्या नहीं रही। समस्या कहां रही? जहां बीजेपी केंद्र में है और कांग्रेस क्या है, वो क्या है आपकी स्टेट में है। तो आप देखोगे हमेशा हमेशा भालाएं टकराती रहती हैं राज्यपाल की और मुख्यमंत्री की, और मैं आपको पढ़ाता भी रहता हूं, ठीक है, पढ़ाता भी रहता हूं, ठीक है, पढ़ाता भी रहता हूं, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक। तो अगेन यहां पर जो है मामला क्या है कि एक बेसिकली जमीन से संबंधित एक ये घोटाला है, ठीक है। आप ये देखेंगे तो यहां पर जो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में जो हुआ है वहां पर जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं, जांच के आदेश दिए हैं। तो मामला जब कोर्ट देखो हर मामला सरकार का कोर्ट जरूर जाता है, बिना कोर्ट जाए तो बात ही नहीं बनती, बिना कोर्ट जाए तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। हां, नहीं तो पद से हटा देंगे संजू चौहान, यू आर राइट, नहीं तो पद से हटा दिया जाएगा गवर्नर को, बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायालय ने कई मौकों पर माना है कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर बाध्य है, जो कि सही बात है। एक बात याद रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर ही जो है गवर्नर काम करेगा राज्य में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर ही राष्ट्रपति काम करेगा, राष्ट्रपति काम करेगा केंद्र सरकार में, ठीक है। तो यहां पर सीएम जो सिद्धारमैया है उन्होंने ये बोला है कि राज्यपाल अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्री परिषद के प्रस्ताव से बने हैं, जिसमें राज्यपाल से कारण बताओ नोटिस वापस लेने के लिए कहा गया है। इसके बजाय राज्यपाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच के लिए मंजूरी दे दी है, बिना यह बताए कि आरोपों की जांच या परीक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो बस मोटा मोटी बात जो है वो ये है कि यहां पर जो गवर्नर है वो बीजेपी के हैं और यहां पर जो सीएम है वो कांग्रेस के हैं, और इन दोनों के बीच चल रहा है टसल, इन दोनों के बीच चल रहा है टसल, ठीक है। और सारा अगेन ये सारी चीजें रहती है, ठीक है। अब यहां पर हमें आर्टिकल 163 समझना है, तो मैंने आर्टिकल 163 समझाने का देखो मेरा तो एक सीधा तरीका होता है, मेरे पास तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक पीडीएफ पड़ी हुई है। भारत के जो भारत का संविधान है उसकी एक पीडीएफ है मेरे पास, बहुत शानदार, आप भी डाउनलोड कर लेना, अवेलेबल है सबके लिए। उसका एक स्क्रीनशॉट डाला है जो सीधा सीधा क्या क्या कहता है उसकी मैं बात करता हूं। इससे ज्यादा ऑथेंटिक कंटेंट कहीं किसी साइट पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो है भारत का संविधान ही है जो भी है, ठीक है। चलो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो राज्यपाल को सहायता देने और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद के बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 163 में, और आर्टिकल 163 के जो सबसेक्शन 1 है उसमें बात की गई है, जिन बातों में संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी राज्यपाल के लिए, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो भारत का संविधान ये कहता है, भारत का जो संविधान है ये कहता है कि भाई जो राज्यपाल है उसमें जो विवेक अनुसार जो वो काम कर सकता है उसको छोड़ दिया जाए, तो मंत्री परिषद की सहायता से ही काम करना उसको होगा, जिसका हेड जो है वो मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा हेड? सीएम होगा किसी भी राज्य का, जिस राज्य का राज्यपाल है, ठीक है। नंबर 2, 163 का ही आर्टिकल सबसेक्शन 2 क्या कहता है? यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित किया है कि वह विवेक अनुसार कार्य करे, तो राज्यपाल अपने विवेक अनुसार किया गया कार्य विनिश्चय अंतिम होगा। राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की
विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जा सकती कि उसने अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए या नहीं चाहिए। बड़ा सिंपल तरीके से मैं इसको समझाता हूं, बड़े सिंपल तरीके से इसको मैं समझाता हूं, ठीक है। कि ये प्रश्न अगर उठता है कि कोई विषय ये है कि भाई ये विवेकानुसार इस पर काम होगा या फिर मंत्री परिषद इस पर फैसले लेगी, तो जो मान्य है वो विवेकानुसार वाला जो काम है वो मान्य होगा। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती विवेकानुसार वाले पर। क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी है? यदि दी है तो क्या दी है? तो याद रखना कि मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह राज्य सरकार में भी और केंद्र सरकार में भी कोर्ट में ले जाने लायक नहीं है। उस पर कोई विचार कोर्ट नहीं कर सकता है, वो उससे आजाद है और न्यायालय कभी भी इसकी जांच नहीं कर सकता है। यह राज्य सरकार के लिए भी प्रावधान है इस, और ये केंद्र सरकार के लिए भी प्रावधान है, ठीक। फिर अच्छा और क्या ऐड करें हम, और क्या हमें ऐसा पता लगे कि हम भविष्य में जब हम मेंस लिखें तो अपने एक एक उत्तर में एक एक पॉइंट को ऐड करें। अच्छा क्या लिखें ऐसा? तो भाई देखिए, शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य का एक केस है सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। उसने क्या कहा है राज्यपाल के मुद्दे पर, सुनो और लिखो। राज्यपाल को मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर ही कार्य करना चाहिए, सिवाय जहां पर उसके विवेक की जो शक्तियां हैं उसको संविधान ने दी हैं। तो यह किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने अपने शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य केस 1974 में बोला है, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया, राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ 1977 में। मामला अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की भूमिका से संबंधित था, जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 163 पर चर्चा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा, इस बात पर जोर दिया कि राज्यपाल का विवेक सीमित है। मतलब राज्य ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ भी चाहो, राज्यपाल कुछ भी चाहे वो कुछ भी कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। राज्यपाल का जो विवेक है, जो विवेकाधीन शक्ति है, वो बहुत सीमित है। विवेक की शक्ति क्या है राज्यपाल की? विवेक की शक्ति डॉक्टर विवेक कुमार, मैं बता देता हूं, DRX विवेक कुमार। भाई विवेक की शक्ति यह है राज्यपाल की कि जब सीएम उसको कोई बिल भेज रहा है, वो या तो उस पर भाई उसको क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, रिजर्व रख सकता है। ये क्या है? विवेक शक्ति है उसकी, उस पर कोई बाध्यकारी चीजें नहीं है उसके लिए। तो अगर वो सीमित है, ये बात उसने बताई, ठीक है। और मंत्री परिषद की ही सलाह पर काम करना होगा, ये बात उसने फिर बताई इस केस में। और कौन कौन से केस हुए, और ऐसे केस जो हमेशा आपको याद रहेंगे। देखो, जब भी आप पॉलिटी पढ़ोगे तो एक केस हमेशा याद रहेगा, दैट इज केशवानंद भारती केस। ऐसे एक केस हमेशा याद रहना चाहिए, दैट इज बोमई मामला। बस बोमई मामला लिख दो, एग्जामिनर समझ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी ये बोला, ठीक है, कि अगर राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा की जा सकती है 163 के तहत, अगर वो 356 का गलत प्रयोग करता है, जो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, और राष्ट्रपति जो है जो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर ही काम करेगा। तो ऐसे डिफरेंट केस हैं जो आपको पता होने चाहिए। और इसी के आधार पर मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहां पर मैं दे रहा हूं प्रीलिम्स के। 2 क्वेश्चन दूंगा, 2, उसका आंसर आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो, एक ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक ये क्वेश्चन है जो सॉल्व करना है, ठीक है। यस, एक ये क्वेश्चन है, उसको वो कर लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर इसको देख लो और अपनी कॉपी में इसका आंसर लिख लेना और मुझे बता देना, ठीक है। अगेन मेरी YouTube वाली क्लास जो लाइव आती है वहां पर बता सकते हो, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं पूछूंगा, वहां पर बता सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला जो आर्टिकल है वो संबंधित है आपका अगेन हम्पी से संबंधित है। और हम्पी में जैसे जो आपका विरूपाक्षा टेम्पल है, जो मंदिर है, उससे संबंधित है। तो सबसे पहले इस आर्टिकल को आप कनेक्ट कर सकते हो आर्ट एंड कल्चर से।
आर्ट एंड कल्चर से, हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर वाले हिस्से से, और ये प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक एक पॉइंट को यहां पर समझते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट को समझते हैं। सवाल का जवाब जरूर देना है, सोचना है, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते कोई बात नहीं, अपनी क्लास को रोक के ये सारी चीजें, ठीक है, वो सारी चीजें, ठीक है। हाँ देखो, पहली बात ये समझो कि हम्पी का निर्माण या स्थापना किसने की। तो एक वंश है जो आप पढ़ोगे इतिहास में, दैट इज संगम एज, संगम वंश। संगम वंश में हरिहर और बुक्का का नाम तो सुना ही होगा, हरिहर और बुक्का का नाम तो सुना ही होगा। मोहम्मद बिन तुगलक, पगला राजा के समय शायद ये जो है, इन्होंने यहां पर हरिहर बुक्का ने अपना अलग से हम्पी विजयनगर साम्राज्य बनाया, 1336 में स्थापित किया। याद है कि नहीं याद है पगले राजा के बारे में? पगला राजा, अरे मोहम्मद बिन तुगलक को पगला राजा कहते थे। है कोई पगला राजा हमारे यहां? खाना खा लो, हाँ थोड़ा मुझे भी ट्रांसफर कर दो, ऑफकोर्स हमें भी भूख लगी है? तुरंत खाने पे उतर आते हैं भाई। सिविल सर्विस की तैयारी है, ये कोई पटवारी की तैयारी नहीं है जो आप कर रहे हो, और इसके लिए नींद, भूख, चैन सब त्यागना पड़ता है, ठीक है। याद है ना पगला राजा? मेरा कोई पगला राजा है? ठीक है। तो हम्पी स्थल विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी थी। हम्पी जो है वो एक्चुअली विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी। तो पहली राजधानी कौन सी थी? तो अनेंगुंडी जो है वो विजयनगर की पहली राजधानी थी। इतिहास कवर हो रहा है साथ साथ। विजयनगर की अन्य राजधानी कौन सी थी? पेनुकोंडा और चंद्रगिरी, ये भी विजयनगर की राजधानी रही, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछेगा यूपीपीसीएस में, क्या सवाल पूछ सकता है यूपीपीएससी में? आपसे पूछेगा कि बताइए विजयनगर साम्राज्य की कौन कौन सी इनमें से राजधानियां रही हैं, और चारों का नाम दे देगा, तीनों चारों का, ठीक है। हम्पी जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और यहां पर देखो द्रविड़ मंदिर और महलों ने 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच पुर्तगाली डोमिंगो पेस जैसे यात्रियों को यहां पर मतलब इसकी प्रशंसा इसकी जीती, ठीक है। यह है। फिर कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स है, टेंपल है हम्पी में, उनकी बात कर दे तो सबसे पहले आता है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर जो है वो तुंगभद्रा रिवर पर ही है, और यहां पर इनसे जुड़ी पंपा देवी की पूजा की जाती है, इसलिए कभी कभी तुंगभद्रा रिवर को पंपा रिवर भी बोलते हैं। इसलिए कभी कभी तुंगभद्रा रिवर को पंपा रिवर भी बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। पंपावती मंदिर के नाम से प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। विरूपाक्ष यानी कि शिव, मतलब ये जो मंदिर है ये शिव को समर्पित है। हमेशा मैंने देखा है कि जब यूपीएससी सवाल पूछता है तो एनसीईआरटी लेवल के सवाल पूछता है तो ये पूछता है कि ये किस भगवान को समर्पित है, तो विरूपाक्ष जो है शिव भगवान को समर्पित है, ठीक है। तुंगभद्रा नदी पर है। इसका निर्माण देवराय द्वितीय ने, ठीक है, देवराय द्वितीय के सरदार ने, ठीक है, लक्कन दंडेसा ने करवाया था। देवराय द्वितीय के काल में यह हुआ था, यह बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें 3 गोपुरम है। गोपुर भी बोलते हैं, गोपुरम भी बोल सकते हैं। गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार है, ठीक है, ये वाली बात जो महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आता है विट्ठल मंदिर परिसर। तो विट्ठल जो है यानी कि शिव, विष्णु भगवान, विष्णु के अवतार है विट्ठल, ठीक है। तो विट्ठल मंदिर परिसर जो अपने प्रतिष्ठित पत्थर के रथ, वो पत्थर का रथ नहीं देखा क्या? पत्थर का रथ नहीं देखा? वो अक्सर आपने न्यूज में देखा होगा, अक्सर आपने वो रथ कर्नाटक के पर्यटन के लिए, प्रतीक के लिए प्रसिद्ध है। हम्पी की वो एक उल्लेखनीय विशेषता भी है। विट्ठल विष्णु के अवतार हैं, ठीक है। इसका निर्माण देवराय द्वितीय ने 1422 से 1446 के बीच, ईस्वी के बीच करवाया, जो मतलब इस बीच रहे, तो इन्होंने करवाया इसका निर्माण, और जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से एक थे। कृष्णदेवराय के शासन काल में इस मंदिर के कई हिस्सों का विस्तार भी किया गया और अपडेट भी किया गया, संवर्धन भी किया गया उसमें। परिसर में जटिल नक्काशीदार स्तंभ, हॉल और विट्ठलपुरम टाउनशिप के अवशेष हैं, ठीक है।
रंग मंडप विट्ठल मंदिर, देखो ये लिख लो, रंग मंडप विट्ठल मंदिर के मुख्य आकर्षणों में से एक है। तो कल आपसे क्या पूछेगा, कल को क्या पूछ लेगा कि भैया रंग मंडप इनमें से किस मंदिर की विशेषता है, तो विट्ठल मंदिर की है। इन संगीत स्तंभों के सारे गामा स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। तो सारे गामा स्तंभ कहां पर है, तो यार विट्ठल मंदिर में है। एक छोटी से छोटी चीजें। फिर और क्या है हम्पी में फेमस, हम्पी में फेमस है महानवमी डिब्बा, टिब्बा भी बोलते हैं लोग, लेकिन ये कहां पर है, ये भी हम्पी में है, ठीक है। तो इसे महान मंच या विजय का घर के रूप में जाना जाता है। विजयनगर के शाही केंद्र में एक भव्य और औपचारिक स्मारक है ये। मंच में 3 स्तरीय डिजाइन है, शाही गतिविधियों, युद्ध और उत्सवों को दर्शाता है वो, ठीक है। शीर्ष स्तर पर जो मूल रूप से एक लकड़ी के मंडप का समर्थन करता था नष्ट हो गया है और निचले स्तर पर जटिल नक्काशी अभी भी बनी हुई है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में पूछा था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये मैं कंफर्म हूं, ये यूपीएससी ने पूछा है। साल का मैं कंफर्म नहीं हूं, 21 में पूछा है या 18 में पूछा है कि कल्याण मंडप का मंदिर निर्माण एक उल्लेखनीय विशेषता है, और इसका आंसर है विजयनगर, डी। इसका आंसर है डी। टिब्बा डिब्बा बोलते हैं, देख लेना। यह क्वेश्चन अगेन आपको सॉल्व करना है घर पर, और इसका आंसर मुझे बताना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है ये वाला सवाल भी, बहुत क्लियरली आपको पता लग जाएगा। इस टाइप से सवाल बन सकता है। आप चाहें तो हमारे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अभी ऑफलाइन ऑनलाइन खरीद सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो। मैं इसका अनाउंसमेंट भी कर चुका हूं। किसी को कोई डाउट है तो बता देना भाई, मैं समझा दूंगा। हालांकि देखो मैं कोशिश करता हूं कि कुछ ना रहे, क्योंकि यहां पर बहुत सारे मल्टीपल बैच हैं, तो एक एक चीज को मैं समझाता हूं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि समझ नहीं पाते हैं अच्छे से, ये करूंगा मैं, वो करूंगी, ये बता दो सी सेट की क्लास कब होगी, पढ़ लो भाई, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में, मतलब कल इन द सेंस मेरी लाइव क्लास में मिलेंगे हम। मेरा अध्ययन बैच भी है कल, वहां हम बहुत सारी बातें करेंगे अलग से, ठीक है, बैच में। चलिए, थैंक यू सो मच।